रिपब्लिक भारत में मैं हूं आपके साथ अनुपमा झा। रात के 11 बज चुके हैं, वक्त हो चला है जागते रहो का। और जागते रहो की शुरुआत करेंगे एक सवाल के साथ कि क्या यूक्रेन पर जो खतरा मंडरा रहा था वो टल गया है या नहीं टल गया। इसी पर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। क्या यूक्रेन पर रूस के हमले का खतरा टल गया है? क्या रूस की सेनाएं अब पूरी तरह से वापसी करेंगी? पिछले कुछ दिनों में रूस और यूक्रेन के बीच जंग का जो माहौल बना था, उसमें बुधवार को थोड़ी कमी देखी गई। यूक्रेन, अमेरिका समेत कुछ देश लगातार कह रहे थे कि रूस ने पूरी तैयारी कर ली है कि वो यूक्रेन पर हमला करेगा। हमले की तारीख भी बता दी गई थी, 16 फरवरी, लेकिन रूस ने कोई हमला नहीं किया। रूस हमेशा ये कहता आ रहा है कि उसके हमले का कोई इरादा नहीं है। हालांकि यूक्रेन की सीमा को 3 ओर से घेरे रूस की सेनाएं युद्धाभ्यास जरूर कर रही हैं, लेकिन रूस ने यह भी दावा किया है कि जिन सैनिकों का अभ्यास खत्म हो गया है वो वापस लौट रहे हैं। रूसी सैनिकों के लौटने की तस्वीरें भी सामने आई। इससे पहले मंगलवार को मॉस्को में जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कॉल्स पहुंचे। उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से करीब 4 घंटे तक बातचीत की। इसके बाद पुतिन ने साफ कहा कि हम बिल्कुल युद्ध नहीं चाहते, बातचीत की प्रक्रिया बनी रहनी चाहिए। लेकिन पुतिन ने यह भी कहा कि हमारी मांगों को सही प्रतिक्रिया नहीं मिली है। पुतिन ने कहा कि अमेरिका और नाटो ने यूक्रेन और अन्य पूर्व सोवियत देशों को नाटो से बाहर रखने, रूसी सीमाओं के पास हथियारों की तैनाती को रोकने की मांग नहीं मानी। वहीं खबरों के मुताबिक रूस ने क्रीमिया में भी अपने सैन्य अभ्यास की समाप्ति की घोषणा कर दी। इसके बाद सैनिक भी वहां से वापस लौट रहे हैं। रूस ने खुद कहा कि यूक्रेन के पास तैनात कुछ सैनिक अपने ठिकानों पर लौट रहे हैं। इससे यूक्रेन का डर खत्म करने में मदद मिलेगी। हालांकि रूस ने यह भी कहा कि यूक्रेन सीमा से कुछ ही सैनिकों की वापसी हो रही है। बड़े पैमाने पर अभ्यास अब भी जारी है। सवाल ये कि क्या यूक्रेन पर रूस के हमले का खतरा पूरी तरह से टल गया है? अमेरिका और नाटो दोनों को रूस पर शक है। नाटो के अध्यक्ष जेन्स स्टोल्टेनबर्ग ने यह कहा है कि भले ही रूस यूक्रेन के आसपास अपनी सेना बढ़ा रहा हो, भले ही रूस ये कह रहा हो कि वो अपने सैनिक वापस बुला रहा है। जब पहले भी ये खबर आई थी कि कुछ रूसी सैनिक वापस लौट रहे हैं, तो ये भी कहा गया था कि जमीन पर ऐसा कुछ दिख नहीं रहा जिससे रूस के दावे पर भरोसा किया जा सके। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी कहा कि रूस की बातों पर यकीन नहीं है। बाइडेन ने आशंका जताई कि रूस भविष्य में हमला कर सकता है। व्हाइट हाउस के संबोधन में जो बाइडेन ने कहा कि रूसी सेना अब भी आक्रमण की स्थिति में बनी हुई है। रूस की तरफ से अभी भी हमले की आशंका है। बाइडेन ने कहा कि हम कूटनीतिक तरीके से रूसी हमले को रोकने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। हालांकि अगर रूस यूक्रेन पर हमला करता है तो उसे करारा जवाब दिया जाएगा। पिछले कुछ दिनों में अमेरिका समेत कई देशों ने अपने नागरिकों को यूक्रेन छोड़ने को कहा। दूतावास खाली करने शुरू कर दिए गए। वहीं रूस ने कहा कि वो कीव में अपना दूतावास बंद नहीं करने जा रहा। इन सब के बीच यूक्रेन पर एक हमला होता है। हालांकि ये रूसी सेना का हमला नहीं था, बल्कि एक साइबर हमला था। इसकी चपेट में बैंक और मंत्रालयों की वेबसाइट आ गई। हालांकि यूक्रेन सरकार ने अपने नागरिकों को भरोसा दिलाया है कि सब ठीक है, घबराएं नहीं। ये पता नहीं चला है कि हमले के पीछे किसका हाथ है, लेकिन यूक्रेन को शक है कि इसके पीछे रूस का हाथ हो सकता है। रूस के सैनिक यूक्रेन के आसपास जमा हैं। युद्धाभ्यास जारी है, लेकिन फिलहाल यूक्रेन पर हमला नहीं हुआ। लेकिन अमेरिका और नाटो देश लगातार ये कह रहे हैं कि खतरा अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करते हैं पाकिस्तान पर गिरे पेट्रोल बम की। दरअसल पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल की कीमत लगातार बढ़ती ही जा रही है। 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 160 रुपए तक पहुंच गई है और यही वजह है कि अब पेट्रोल की कीमत पर लगातार इमरान सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है। इसी पर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं।
महंगाई से परेशान है पाकिस्तान की आम जनता। इमरान सरकार के एक फैसले ने जनता की परेशानी और बढ़ा दी है। पाकिस्तान में फूटा पेट्रोल बम। ₹160 प्रति लीटर हुआ पेट्रोल। पाकिस्तान में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत ₹160 तक जा पहुंची है। मंगलवार को इमरान सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों की कीमत बढ़ा दी। करीब ₹12 प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई। इसके बाद पेट्रोल डीजल सबके दाम बढ़ गए। बढ़ी हुई कीमतें बुधवार से लागू हो गई, जिसके बाद पूरे देश में नाराजगी है। एक साथ इतनी कीमत बढ़ाई जाए, ऐसा कम ही देखा गया है। वहीं इमरान सरकार का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें 7 साल में सबसे ज्यादा है। इमरान सरकार का कहना है कि इससे सरकार को 35 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। इसलिए सरकार के पास अब दाम बढ़ाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं। लेकिन हर मोर्चे पर फेल। इमरान सरकार को कोई और चारा नहीं दिखा तो एक साथ ₹12 पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए। इस बढ़ोतरी के साथ पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत ₹147 प्रति लीटर से बढ़कर करीब ₹160 प्रति लीटर हो गई है। हाई स्पीड डीजल की कीमत ₹144 से बढ़कर ₹154 प्रति लीटर हो गई है। हल्के डीजल को ₹114 प्रति लीटर से बढ़ाकर ₹124 प्रति लीटर कर दिया गया है। मिट्टी के तेल को ₹116 प्रति लीटर से बढ़ाकर ₹126 प्रति लीटर कर दिया गया है। इमरान के शासनकाल में पाकिस्तान कई तरह की दिक्कतों से घिर गया है। पाकिस्तान में गरीबी और बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान के इलाकों में सरकार के खिलाफ विद्रोह जारी है। आतंकी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। वहीं पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। इमरान सरकार की छवि ऐसी हो चली है कि उसे दुनिया के देश कर्ज तक नहीं दे रहे हैं। आम जनता का सबसे बुरा हाल है और पाकिस्तान की आम जनता के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया है पेट्रोल के दामों में भारी बढ़ोतरी ने। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब के पठानकोट पहुंचे। वहां उन्होंने संत रविदास की जयंती पर लोगों को शुभकामनाएं दी, साथ ही नवा पंजाब का संकल्प लिया। इतना ही नहीं, कांग्रेस के साथ साथ उन्होंने तमाम विपक्षी दलों पर जमकर हमला बोला, आम आदमी पार्टी को निशाने पर लिया और आम आदमी पार्टी को कांग्रेस का जेरोक्स कॉपी बता दिया। इसी पर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। आज मैं आपसे मांगने आया, मुझे 5 साल आपकी सेवा करने का मौका दीजिए। पंजाब के पठानकोट पहुंचे पीएम मोदी। पंजाब में 20 फरवरी को मतदान है। पीएम मोदी ने लोगों को संत रविदास जयंती की बधाई दी, नवा पंजाब का संकल्प लिया और पंजाब के लोगों से विनती की कि 5 साल मौका दे हमको। आज मैं आपसे मांगने आया हूं, मुझे 5 साल आपकी सेवा करने का मौका दीजिए। पंजाब सीमा से लगा हुआ राज्य है। पीएम ने पठानकोट और पुलवामा में हुए आतंकी हमले का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर सवाल उठाए। इसी पठानकोट पर जब पाकिस्तानी आतंकियों ने हमला किया था, तब देश उस संवेदनशील मौके पर एकजुट था। लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेता क्या कर रहे थे? हमारी सेना पर शक किया था कि नहीं किया था? मेरी इस धरती के लालों पर शक किया था कि नहीं किया था? इन्होंने शहीदों की शहादत पर कीचड़ उछालने का पाप किया था कि नहीं किया था? पीएम के निशाने पर लगातार कांग्रेस थी। 1947, 1965 की और बांग्लादेश युद्ध की याद दिलाई। पीएम ने कहा कि उस समय की कांग्रेस सरकार ने गुरु नानक जी की तपोभूमि को भारत में रखने के 3 मौके गंवाए। जब भारत विभाजन हुआ, क्या इनको इतनी समझ नहीं आई कि 6 किलोमीटर दूर सीमा से हमारे गुरु नानक देव जी की तपोभूमि, क्या विभाजन के समय वो 6 किलोमीटर और गुरु नानक देव जी की पवित्र भूमि भारत में रख सकते थे कि नहीं रख सकते थे?
ये पाप किया है कि नहीं किया उन्होंने? पंजाब में आम आदमी पार्टी भी अपनी दावेदारी पेश कर रही है। पीएम मोदी ने कहा कि आप कांग्रेस की ही कॉपी है। कांग्रेस पार्टी की करतूतों का साथ देने के लिए अब उन्हें पार्टनर इन क्राइम भी मिल गया है। एक ने पंजाब को लूटा, दूसरी दिल्ली में एक के बाद एक घोटाले कर रही है। अब ये दोनों पार्टियां मिलकर पंजाब में नूरा कुश्ती कर रहे हैं। नूरा कुश्ती, WWF आता है ना, हाँ ये कर रहे हैं जी। ये जेरोक्स कॉपी है कांग्रेस की, चाल चलन सब वही है। पीएम मोदी ने पंजाब के लोगों से पंजाबियत की बात और नवा पंजाब का वादा किया। मैं आपको भरोसा देता हूं, किसानी, व्यापार, इंडस्ट्री नो लाहेबंद बनाया जाएगा। गरीबां ते मजदूरां नू उन्हां दे एक दिते जाणगे। पंजाब नू महफूज अते चढ़दी कलावा बीच रखावे। पीएम मोदी ने कहा कि पंजाब के माझा इलाके में कोई औद्योगिक प्रगति नहीं है, केवल अवैध रेत खनन में लूट का धंधा चल रहा है। खनन माफिया महलों में मौज करते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि हमारी सरकार बनी तो माफिया पंजाब छोड़ेगा, पंजाब का युवा बाहर नहीं जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो पंजाब की तस्वीरें आपने देखी, अब आपको दिल्ली की तस्वीरें दिखाते हैं। संत रविदास जी की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में रविदास मंदिर पहुंचे, वहां पर उन्होंने आशीर्वाद भी लिया, लोगों से बातचीत की। इतना ही नहीं, दूसरी तरफ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी में संत रविदास मंदिर पहुंचे, वहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की। और तीसरी तरफ कांग्रेस भी पीछे नहीं रही, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी आज पहुंचे मंदिर। वो तस्वीर आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट के साथ, देखिए। समाज से ऊंच नीच, छुआछूत का भेदभाव मिटाने के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले महान संत, दर्शन शास्त्री, कवि और समाज सुधारक संत शिरोमणि रविदास की आज जयंती है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर सीएम योगी और विपक्ष के नेताओं ने भी संत रविदास मंदिर में जाकर दर्शन पूजन किया। पीएम मोदी ने दिल्ली के करोल बाग स्थित रविदास मंदिर में मत्था टेका और भजन कीर्तन किया, तो सीएम योगी वाराणसी में रविदास मंदिर पहुंचे। सीएम योगी ने संत रविदास की पूजा अर्चना की, इसके बाद भक्तों से मुलाकात की और लंगर में भी शामिल हुए। उन्होंने कहा, संत रविदास की शिक्षाएं आज भी हमें प्रेरणा देती हैं। सदगुरु संत रविदास जी की प्रेरणा है और इस महान संत ने उस कालखंड में काशी की धरती से भक्ति का जो संदेश दिया, वह आज भी हमें एक नई प्रेरणा और नया प्रकाश प्रदान करता है। यूपी, पंजाब समेत 5 राज्यों में चुनाव है। ऐसे में संत रविदास के बहाने दलितों को साधने की भी सियासत हो रही है। सभी पार्टियों के नेता संत रविदास मंदिर में पहुंच रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी संत शिरोमणि की जन्मस्थली पर हाजिरी लगाई। दोनों ने संत रविदास का दर्शन पूजन किया और पंगत में बैठकर लंगर खाया। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी सुबह सुबह वाराणसी पहुंच गए। काशी विश्वनाथ के दर्शन के बाद उन्होंने संत रविदास के जन्मस्थली सिर गोवर्धन में जाकर मत्था टेका। तो वहीं बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने ट्वीट कर संत रविदास को याद किया। मायावती ने लिखा, मन चंगा तो कठौती में गंगा का इंसानियत भरा आदर्श और अमर संदेश देने वाले महान संत गुरु रविदास जी को उनकी जयंती पर शत शत नमन और अपार श्रद्धा सुमन अर्पित। देश व दुनिया में रहने वाले उनके सभी अनुयायियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। संत रविदास ने समाज में फैली कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाई, ऊंच नीच, छुआछूत और भेदभाव का खुलकर विरोध किया और अपनी पूरी जिंदगी इन्हीं कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाते रहे। आज दलित समाज का एक बड़ा तबका संत रविदास का भक्त है, उनकी पूजा आराधना करता है। संत रविदास की पूजा अर्चना करके सियासी पार्टियों के नेता इसी तबके को लुभाना चाहते हैं और चुनावी मौसम में संत रविदास के जरिए दलितों के वोट में सेंध लगाना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी बघेल के काफिले पर हमला हुआ, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी इसकी शिकायत लेकर सीधा पहुंची चुनाव आयोग। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर चुनाव आयोग पहुंचे, उन्होंने इस बात की शिकायत की, लेकिन मामला इसलिए गर्मा गया क्योंकि अखिलेश यादव के सामने एसपी बघेल चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि अब इस पूरे मामले पर भारतीय जनता पार्टी लगातार समाजवादी पार्टी को निशाने पर ले रही है। इसी पर एक रिपोर्ट देखिए। केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल के काफिले पर मंगलवार की रात यूपी के मैनपुरी में हमला हुआ। यह हमला उस वक्त हुआ जब बघेल पैरार शाहपुर से प्रचार करके लौट रहे थे। पुलिस को बताया गया कि हमलावर लाठी डंडों से लैस थे। इस घटना के विरोध में आज बीजेपी लखनऊ में चुनाव आयोग में शिकायत लेकर पहुंची। यूपी चुनाव में बीजेपी के सह प्रभारी और केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने इसकी अगुवाई की। बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं का प्रतिनिधिमंडल लखनऊ स्थित पार्टी मुख्यालय से पैदल ही चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचा। चुनाव आयोग के अधिकारी को बीजेपी की ओर से इस मामले को लेकर ज्ञापन सौंपा गया और कार्रवाई की मांग की गई। प्रचार के दौरान कबराई से अतिकुलापुर के रास्ते में खेतों से निकलकर पथराव, डंडे चलाना, गोली तक चलाने की नौबत आना, और वो भी किस पर? केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल जी, जो वहां से हमारे उम्मीदवार हैं। अखिलेश जी को अपनी हार नजर आ रही है। बीजेपी के निशाने पर अखिलेश यादव थे। अनुराग ठाकुर ने कहा कि समाजवादी पार्टी के लिस्ट में गुंडे हैं, डराना धमकाना उनका काम है। बीजेपी ने सुरक्षा वालों को तैनात करने की भी मांग की है। अखिलेश जी को अपनी हार नजर आ रही है तो गुंडा तत्वों को संरक्षण और उनको हमले करने की उन्होंने खुली छूट दे दी। हमने मांग की है इलेक्शन कमीशन से कि इन गुंडों के खिलाफ, इन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। पुलिस और प्रशासन उस पर कार्रवाई करे। ये घटना काफी गंभीर है। एसपी बघेल केंद्रीय कानून राज्य मंत्री हैं। वो मैनपुरी के करहल विधानसभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी हैं। वो अखिलेश यादव के सामने चुनावी मैदान में हैं। ये करबन और अतीकुल्लापुर के बीच में अचानक खेतों में से लोग निकल करके आए और उनमें से वो अखिलेश अचानक हमला हुआ। शुरू में हमें लगा हमारे लोग भी ऐसे ही निकल के आ रहे हैं, आजकल इतना समर्थन मिल रहा है। तो अखिलेश भैया जिंदाबाद करते हुए वो एकदम अटैक के में और लाठी डंडे सरिये और अवैध असला उनके हाथों में दिख रहे थे। पुलिस ने पूरे मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। वहीं बीजेपी सीधे सीधे सपा पर आरोप लगा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।